स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीर भगत सिंह। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, ये लफ्ज उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हैं जिनके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी देश भर में गाई जाती है। शहीद आजम कहे जाने वाले इस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम की ताकत से भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के छक्के छोड़ा दिए। महज 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लेने वाले वीर भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने देश के बच्चे बच्चे में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत करने का कार्य किया था। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का अल्प जीवन काफी प्रेरणा देने वाला है और आज की कहानी में हम इन्हीं महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन से। अर्ली लाइफ ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब के लियालपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा नामक गांव के एक सिख परिवार में हुआ। इनके जन्म के समय इनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत तथा स्वर्ण सिंह कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल की सजा काट रहे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार भी भारत की आजादी के संघर्ष में शामिल था, इसलिए इनका बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा और भगत सिंह के मन में भी छोटी उम्र से ही देश की आजादी का सपना घर कर गया। भगत सिंह अपनी मां विद्यावती कौर की आंखों का तारा हुआ करते थे। इन्होंने अपनी माता से बुद्धि, कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण सीखे तथा अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता से प्रेरित होते हुए इन्होंने अपने अंदर साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को विकसित किया। देशभक्ति की इसी भावना की झलक हमें उनके बचपन के एक किस्से में साफ देखने को मिलती है। दरअसल नन्हे भगत सिंह ने अपने पिता को खेत में आम की गुठलियों को बोते हुए देखा। अपने पिता को ऐसा करते हुए देख भगत ने उनसे प्रश्न किया कि वो क्या कर रहे हैं। जवाब देते हुए उनके पिता ने कहा कि वो बीज बो रहे हैं जो आगे चलकर पेड़ बनेगा और उन्हें बहुत सारे आम प्रदान करेगा। अपने पिता की इन बातों को सुन भगत सिंह फौरन अपने घर गए और वहां से एक बंदूक लेकर आए और उस बंदूक को बीज की ही तरह मिट्टी में दबाने लगे। उनको ऐसा करते हुए देख जब उनके पिता ने उनसे प्रश्न किया तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि वो बीज की तरह बंदूक बो रहे हैं जिससे खेतों में बंदूक के भी पेड़ उगेंगे और कुछ समय बाद उनके पास कई सारी बंदूकें होंगी जिसकी मदद से वो ब्रिटिशर्स के साथ आजादी की जंग लड़ सकेंगे। भगत सिंह की ऐसी मासूमियत और देशभक्ति की भावना देख उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा भगत सिंह बचपन से ही आक्रामक स्वभाव के थे और अनोखे खेल खेला करते थे। जब वो 5 साल के थे तो अपने साथियों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांट देते थे और फिर आपस में एक दूसरे पर आक्रमण कर युद्ध का अभ्यास करते थे। इस तरह का युद्धाभ्यास भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से किया करते थे। भगत सिंह के हर काम में उनके वीर, धीर और निर्भीक होने का प्रमाण मिलता है। ये बचपन से ही हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। जब इनकी शिक्षा दीक्षा की बारी आई तब इन्होंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में दाखिला लेने से साफ मना कर दिया और अपना एडमिशन दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कराया। भगत सिंह पढ़ने में काफी होशियार और तेज हुआ करते थे। इन्होंने अपनी कोर्स बुक्स के अलावा देश विदेश की कई मशहूर किताबों को अध्ययन भी किया। इनकी रुचि खासकर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आधारित किताबों के प्रति हुआ करती थी। इनके अध्ययन से छोटी उम्र में ही भगत सिंह को देश विदेश के सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो का ज्ञान हो चुका था। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस भयानक त्रासदी से 12 वर्षीय भगत सिंह इतने आहत हुए कि वे अगले ही दिन पैदल अमृतसर की ओर चल पड़े।
जलियांवाला बाग पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर खून से लथपथ लाशों का भयानक मंजर देखा। इससे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अत्यंत क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक बॉटल में खून से सनी हुई मिट्टी को भरा और वापस लाहौर आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को भारत से मार भगाने का प्रण लिया। वहीं शुरू के दिनों में भगत सिंह महात्मा गांधी के एक बड़े प्रशंसक के रूप में जाने जाते थे। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि गांधी जी अपने अथक प्रयासों से देश को आजाद करवा लेंगे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तो सभी देशवासियों की तरह भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा छापी गई किताबों को जलाया करते थे। देश भर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फुल सपोर्ट मिल रहा था और सबको ये आशा थी कि जल्द ही ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले जाएंगे। परंतु जब चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, तब भगत सिंह इस फैसले से काफी निराश हुए और इसी के बाद उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग चुना। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि नॉन वायलेंस या पीसफुल टैक्टिक से भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होती है भगत सिंह के साहस और बलिदान की कहानी। तो आइए अब एक नजर उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी डाल लेते हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, अपने कॉलेज के दिनों में ही भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण समेत अन्य कई क्रांतिकारियों से हुई और इनकी सबसे गहरी दोस्ती सुखदेव के साथ हुई। उस समय आजादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी। आपको बता दें कि यह वो दौर था जब अंग्रेज शासकों का भारतीयों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा था। ये सब देखकर भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद को स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसी दौरान इनके घर पर इनकी शादी की बातें भी शुरू होने लगी थी, परंतु भगत सिंह ने शादी के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया, यदि मैं भारत की आजादी से पहले विवाह करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। शहीद आजम के इस फैसले से उनके माता पिता काफी आहत हुए, परंतु वे भगत सिंह के देश प्रेम के आगे बेबस थे। ये फैसला लेने के बाद भगत सिंह कानपुर की ओर चल पड़े। देश की आजादी के लिए भगत सिंह सभी युवाओं को जागरूक करना चाहते थे, लेकिन हर युवा तक ये संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी। इसके लिए भगत सिंह ने ईयर 1926 के अराउंड लाहौर में कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन कर ली और इसी पार्टी द्वारा प्रकाशित मैगजीन कीर्ति के लिए काम करने लगे। शुरुआत में भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रामक लेख लिखे और पैम्फलेट छपवाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत करने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। इसी दौरान भगत सिंह ने खुद की एक पार्टी का भी गठन किया। इसका नाम उन्होंने नौजवान भारत सभा रखा। इस पार्टी का उद्देश्य था वर्कर्स और युवा किसानों को इकट्ठा कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ना। भगत सिंह का ऐसा करना ब्रिटिशर्स को रास नहीं आ रहा था और 1927 में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोर्ट में इनकी पेशी की गई और 60,000 रुपए देकर भगत सिंह के पिता ने उनकी जमानत कराई, परंतु इसके बावजूद भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आक्रामक लेख लिखने बंद नहीं किए। इसके बाद 1927 में काकोरी कांड को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स द्वारा सजा सुनाई गई, जिसके तहत रामप्रसाद बिस्मिल समेत 4 लोगों को फांसी और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस पूरी घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव डगमगा गई। ऐसे में जरूरत थी फिर से इस पार्टी का नवनिर्माण करने की। इसी संदर्भ में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को मर्ज करने की योजना बनाई। इसी के तहत सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक सीक्रेट मीटिंग की गई और दोनों पार्टीज का विलय कर दिया गया और इस नई पार्टी का नाम बड़े ही विचार विमर्श के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसी दौरान साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और पूरे देश में इसका विरोध किया गया। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। ये लोग साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया।
इस दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हुए और हॉस्पिटल में उन्होंने ये कहते हुए दम तोड़ा कि उनकी मृत्यु ही ब्रिटिशर्स के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। अपने गुरु लाला लाजपत राय और अन्य पार्टी मेंबर्स की मृत्यु के कारण भगत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो किसी भी तरह ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ जेम्स स्कॉट की हत्या करने की एक गुप्त योजना बनाई। बता दें कि जेम्स स्कॉट ने ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। योजना के मुताबिक जेम्स स्कॉट जिस पुलिस थाने में तैनात था, उसके पास ही भगत सिंह और उनके साथी छुप गए और स्कॉट के थाने से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही उन्होंने एक पुलिसमैन को थाने से बाहर आते हुए देखा, उन्होंने उस पर गोलियों की बरसात कर दी और वहां से भाग खड़े हुए। परंतु इस पूरे हत्याकांड में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल उनके साथ जयगोपाल स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाए और उन्होंने स्कॉट की जगह लाहौर के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सॉन्डर्स की हत्या की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। हर जगह की पुलिस केवल उन्हें ही ढूंढने में जुट चुकी थी और यह भगत सिंह और उनके साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए भी एक योजना बनाई गई। भगत सिंह ने खुद को बचाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी। एक सिख होते हुए भी ऐसा करना भगत सिंह के असीम देश प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु ने स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी से मदद मांगी। भगत सिंह एक जेंटलमैन के रूप में अंग्रेजी पोशाक और हैट लगाकर तैयार हुए। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी तथा राजगुरु एक नौकर के रूप में रेडी हुए। ये तीनों अपना भेष बदलकर लाहौर स्टेशन से कलकत्ता की ओर रवाना हुए। 1 साल तक ब्रिटिश पुलिस सरदार भगत सिंह को अरेस्ट करने में नाकामयाब रहती है, पर फिर 1929 में भगत सिंह अरेस्ट हो जाते हैं और ये गिरफ्तारी भी ब्रिटिश पुलिस की कोई सफलता नहीं होती। भगत सिंह ने तो खुद ही अपने को अरेस्ट करा लिया था। हुआ यह था कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में 2 बिल्स पास किए जा रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जहां वर्कर्स के राइट्स के अगेंस्ट था, वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल इंडिया में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की एक्टिविटीज पर लगाम लगाने के लिए लाया जा रहा था। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के विरोध के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बिल्स को पास करने जा रही थी और इसीलिए भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजना बनाई। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में भगत सिंह किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते थे। वो केवल ब्रिटिश सरकार का ध्यान जनता की मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट करने का निर्णय लिया। ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि भगत सिंह के ही शब्दों में कहें तो भैरों को सुनाने के लिए था। और फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ 2 लो इंटेंसिटी बॉम्ब और कुछ पैम्फलेट्स के साथ दिल्ली सेंट्रल असेंबली पहुंचे और असेंबली में घुसते ही उन्होंने खाली जगह देखकर बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब काफी जोरों से फटा और पूरा असेंबली हॉल धुएं से भर गया। इसके बाद भगत सिंह ने अपने पैम्फलेट्स को हवा में उड़ा दिया, जिस पर साफ साफ और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बता दें कि इस पूरी घटना में किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची थी। हां, धमाका काफी तेज हुआ था, जिससे अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। दोस्तों, अगर भगत सिंह चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर भाग सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जोर जोर से पूरे असेंबली हॉल में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। भगत सिंह और उनके साथी वहां से भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को अरेस्ट करा लेते हैं। यह उनके प्लान का हिस्सा था। वो चाहते थे कि कोर्ट में ट्रायल्स की मदद से वो अपनी आइडियोलॉजी को सभी तक पहुंचा सकें। अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह के अगेंस्ट 2 केस चलाती है, असेंबली बॉम्ब केस और लाहौर कंस्पिरेसी केस। लाहौर कंस्पिरेसी केस सॉन्डर्स के मर्डर के लिए था। आइए अब जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद वीर भगत सिंह के साथ क्या क्या हुआ। लास्ट मोमेंट्स ऑफ भगत सिंह।
दोस्तों, भगत सिंह ने जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव और उनके साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए उचित सुविधाएं देने की मांग की थी। इसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल कर दी। इस हड़ताल से अंग्रेजी अफसर घबराने लगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक जल और अन्न का त्याग करते हुए भी भगत सिंह का जोश, उत्साह और देश प्रेम बरकरार था। भगत सिंह जेल में रहकर भी आजाद था। उन्होंने अपनी तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों से जेल में रहते हुए भी ब्रिटिश पुलिस के नाक में दम कर रखा था। उन्होंने जेल के अंदर कैदियों को एकजुट कर आंदोलन तो किया ही, साथ ही जेल के बाहर अपने साथी युवाओं को जागृत करने के लिए लेख भी लिखे। इन लेखों के माध्यम से वे युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। जेल में रहकर भगत सिंह ने दोबारा किताबें पढ़ना भी शुरू किया और 2 साल में उन्होंने कम से कम 300 किताबें पढ़ डाली। इस बीच 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स मर्डर केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी देने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और भारत के कोने कोने में भगत सिंह की रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे। बात अगर भगत सिंह की करें तो उन्हें फांसी की सजा का कोई डर नहीं था। उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय का देश प्रेम अभी भी बरकरार था, बल्कि अब वो और भी ज्यादा जोशीले हो चुके थे। देशभक्ति की उनकी भावना और भी बढ़ चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने प्राण देश की आजादी के लिए भारत माता के आंचल में न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। परंतु भारतीयों को इनकी फांसी की सजा मंजूर नहीं थी। देश भर में हाहाकार मच चुका था। जैसे जैसे 24 तारीख नजदीक आ रही थी, लोगों का प्रदर्शन एक भयंकर त्रासदी का रूप धारण करने लगा था। जगह जगह दंगे होने लगे। ब्रिटिशर्स को यह डर था कि कहीं भारत में इतना बवाल ना हो जाए कि उन्हें अपना यह फैसला वापस लेना पड़े, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में भगत सिंह को फांसी पर लटकाने का निर्णय 24 की जगह 23 मार्च को कर दिया। दोस्तों, फांसी के कुछ दिनों पहले जब जेल अधिकारियों ने भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी इस डिमांड को ब्रिटिशर्स द्वारा मान लिया गया। 23 मार्च को जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो भगत सिंह ने उनसे कहा कि इस किताब का मात्र एक पन्ना पढ़ने के लिए बचा है। एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से भेंट कर रहा है, मुझे ये पन्ना पढ़ लेने दें। किताब पूरी कर लेने के बाद भगत सिंह जेल अधिकारियों के साथ खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगाने चल पड़े। फांसी के तख्त पर चढ़ने के बाद भगत सिंह ने अपने हाथ पर रस्सी बांधने और चेहरे को काले कपड़े से ढकने से साफ मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इनके हाथों को तो नहीं बांधा, परंतु उनके सिर को कानून के नियमानुसार ढक दिया। उसके बाद भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का जय घोष करते हुए शाम 7:33 पर अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम लिया। इस तरह भारत माता के इस वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई। परंतु उनका देश प्रेम, उनकी विचारधारा और उनके जज्बे की कहानी आज भी भारत के कोने कोने में बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ गाई जाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी वीर भगत सिंह की कहानी। इस कहानी में हमने भगत सिंह के जीवन और आजाद भारत के निर्माण में उनके अहम भूमिका को समझने का प्रयास किया। आशा है आप भी भगत सिंह के गुणों से प्रभावित हुए होंगे। भगत सिंह की ही तरह ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके शौर्य और बलिदान के कारण आज हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। क्या आप ऐसे ही अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी जानना चाहते हैं? अगर हां, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।